नेक्स्ट जो 5 मार्कर है, इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं। विद द हेल्प ऑफ ए लेवल डायग्राम एक्सप्लेन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एन एसी जनरेटर। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ एन एसी जनरेटर। अब इसको थोड़ा सा प्रिंसिपल इसमें देख लेते हैं। एसी जनरेटर जो है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जब भी किसी क्लोज्ड आर्मेचर कॉइल जो है, यहाँ आर्मेचर कॉइल जो है एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसके ऊपर कॉइल को एन नंबर ऑफ टाइम्स जो है वाउंड किया गया है ओवर एन आयरन कोर। तो जब इसको रोटेट करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इट चेंजेस कंटिन्यूसली। इस पीरियोडिक चेंज से मैग्नेटिक फ्लक्स की एक ईएमएफ इंड्यूस होता है कॉइल में। तो इसे हम डायग्राम में देखें तो देखो ये परमानेंट मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका आर्मेचर है। जब ये इस तरह से घूमेगा तो इन मैग्नेटिक फील्ड्स को ये काटेगा, तो इसके थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स से फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस करंट इसमें प्रोड्यूस होता है। ये था फैराडेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जितनी देर तक चेंज रहेगी उतनी देर तक जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता रहेगा। अब कंस्ट्रक्शन में इसमें 4 ही मेन पार्ट्स हैं। एक तो पहला हमने डिस्कस कर लिया आर्मेचर। ये एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स है इंसुलेटेड कॉपर वायर की दैट आर वाउंड ओवर ए सॉफ्ट आयरन कोर सो दैट द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इंक्रीज्ड या एनहेंस्ड। ये है आपकी आर्मेचर कॉइल इस तरह से। और दिस इज वाउंड और एंड सॉफ्ट आयरन कोर। ये सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर इस तरह से वाउंड है। सो दिस इज वाउंड ओवर अ सॉफ्ट आयरन कोर इस तरह से। ओके, तो ये था आर्मेचर। फिर उसके बाद है मैग्नेट्स जिन्हें हम फील्ड मैग्नेट्स भी बोलते हैं। तो दीज फील्ड मैग्नेट्स ये स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट्स हैं जिनके अपने नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं और इससे एक पावरफुल परमानेंट है ये। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आर्मेचर जिसमें रोटेट करता है वो ये क्रिएट करते हैं। स्लिप रिंग्स जो है ये को एक्सियल मेटेलिक रिंग्स हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ स्लिप रिंग्स कहाँ पे हैं। तो इस डायग्राम में जो स्लिप रिंग्स हैं दीज आर द स्लिप रिंग्स। ये देखो को एक्सियली इनकी एक्सिस एक ही है। दीज आर द स्लिप रिंग्स। ये स्लिप रिंग्स है। दीज आर द स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स जो हैं दीज आर, ये देखो कोएक्सियली मेटालिक रिंग्स हैं। R1 एंड R2 इनको नाम दिया है। ये आर्मेचर कॉइल के 2 एंड्स पे कनेक्टेड है। दे आर कनेक्टेड टू द 2 एंड्स ऑफ द आर्मेचर कॉइल और ये कॉइल के साथ साथ रोटेट करती हैं। अब उसके बाद है कार्बन ब्रशेस। तो आपको जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस करंट जो प्रोड्यूस होगा देयर विल बी जो करंट ड्रॉ होगा वो इन्हीं के क्रॉस होगा। ये स्टेशनरी है। देखो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ ये स्लिप रिंग थी ये घूमती रहती है, लेकिन इसके अगेंस्ट जो कार्बन ब्रश्ड है ये इसके साथ रोटेट नहीं करेगी, इसके साथ सिर्फ प्रेस्ड है। तो इसके थ्रू आपको जो है दे आर प्रेस लाइटली अगेंस्ट द रोटेटिंग स्लिप रिंग्स टू ड्रॉ करंट इनटू द एक्सटर्नल सर्किट। इनके थ्रू आपको करंट मिलेगा। देखो ये स्लिप रिंग्स हैं तो ये कार्बन ब्रशेस है। इनके थ्रू जो है इधर से तो ये रोटेट नहीं करेंगे। दे आर जस्ट ये प्रेस्ड हैं अगेंस्ट द स्लिप रिंग्स कार्बन ब्रशेस। तो ये थे 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। अब वर्किंग जो है इसमें क्या करना है आपने, इस वर्किंग में मैकेनिकल एनर्जी से किसी तरह से आपने आर्मेचर कॉइल को इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करना है। जब कॉइल रोटेट करेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंज होएगा। साइड ए बी ऊपर की तरफ आएगी, साइड सी डी नीचे जाएगी। फिर हम लगाएंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जो हमें करंट की डायरेक्शन बताएगा ए बी सी डी। तो करंट की डायरेक्शन है ए बी सी डी। इसे थोड़ा सा हम समझते हैं। तो देखो मैंने इसमें डायरेक्शन दे दी। ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ये इसको हमने रोटेट किया तो ए बी पार्ट आया ऊपर को। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बोलता है कि अगर आपका ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, फिर ऊपर की तरफ जो है दिस इज द मोशन ऑफ द कंडक्टर। थंब जो दे रहा है दैट इज द फोर्स। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी दे रही है 4 फिंगर ऑफ द राइट हैंड या इंडेक्स फिंगर। थंब इज गिविंग द फोर्स या द मोशन ऑफ द कंडक्टर। तो जो मिडल फिंगर है नाउ थंब आपका ये जो आपने क्या करना है, जो राइट हैंड का थंब 4 फिंगर एंड मिडल फिंगर यू स्ट्रेच म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 4 फिंगर को रखना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब को रखना है फोर्स की डायरेक्शन में। तो मिडल फिंगर जिस तरफ जाएगी दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। तो इस तरह से मिडल फिंगर आपकी इधर को जाएगी। ये ऊपर की तरफ है, ये उधर को है उस तरफ इनटू द प्लेन। तो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। तो ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन आ गई इधर।
तो इंड्यूस करंट इस तरह से फ्लो करेगा। ओके, इसका मतलब ये ऐसे आया, तो ये आपका जो कार्बन ब्रशेस है यहाँ पे मैंने ले दिया B1 और B2, दो कार्बन ब्रशेस हैं। तो देखो इसमें मैंने करंट की डायरेक्शन क्या लिखी है एक्सटर्नल सर्किट में, तो इंड्यूस करंट ABCD फ्लो करेगा। एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लोज फ्रॉम द ब्रश B2 टू B1, तो B2 से B1 की तरफ फ्लो करेगा। तो B2 से तो इस तरह से इधर गया, तो ये आपका आ गया, इसको B2 ले लेते हैं, ये इस तरह से ये B1 में फ्लो करेगा। तो B2 से B1 में फ्लो करेगा। अब ले लेते हैं हम, ये तो हो गया पहला। फिर आधी रोटेशन के बाद मान लो ये प्लेन, इट्स पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द जो भी ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, दिस आर्मेचर इज पैरेलल, दिस आर्मेचर इज पैरेलल टू दिस प्लेन। फिर आधी रोटेशन के बाद मींस 180 डिग्री के बाद साइड ए बी ऊपर नीचे आएगी और साइड सी डी ऊपर जाएगी। तो डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट फिर से आपने लगाया, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन जो है अब वो रिवर्स हो जाएगी, मींस अब आपका ए बी इधर आ गया। देखो ए भी इधर आ चुका है आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन के बाद, हाफ रोटेशन मींस 180 डिग्री के बाद। तो ए बी इधर आ गया, ABCD। अब ए बी नीचे जाएगा, ये ऊपर आएगा। तो अब जो करंट की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी DCBA। देखो करंट की डायरेक्शन वही है, लेकिन आर्म्स यहाँ पे चेंज हो गए, DCBA में जाएगा ये। ओके, मैंने ये गलत बना दिया इधर। तो आपका आर्म पहले ABCD इधर था, तो CD इधर चला गया, CD आपका इधर आ गया और AB आपका इधर आ गया। तो मैंने जो डायरेक्शन दी है DCBA दी है, तो DCBA ऐसे आ जाएगा। ओके, तो अब करंट की डायरेक्शन जो है वो DCBA है। DCB है तो एक्सटर्नल सर्किट में करंट नाउ फ्लोज फ्रॉम B1 टू B2, करंट की डायरेक्शन जो है वो अब बदल जाएगी, B1 टू B2 हो जाएगा इस तरह से। तो अब करंट की डायरेक्शन जो है इट फ्लोज फ्रॉम, ये ऊपर को जाएगा, और जो करंट की जो डायरेक्शन है दैट इज DCBA आ जाएगी हाफ रोटेशन के बाद। तो अगर इसमें अगर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो आपने इसमें सीधा सा इधर करना है कि अगर पहले केस में करंट की डायरेक्शन ABCD है, तो अगर करंट एक्सटर्नल सर्किट में B2 B1 जा रहा है, तो दूसरे में हाफ रोटेशन के बाद ये DCBA हो जाएगा, और इसमें करंट की डायरेक्शन जो है वो B1 टू B2 हो जाएगी। सीधी सी बात है, B1 टू B2। तो इस तरह से साइकिल रिपीट होती जाएगी और आपको ऑल्टरनेटिंग करंट जो है जिसकी डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होती रहती है वो मिलता रहेगा। ओके, ये हो गया इसमें पार्ट 1 कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। फिर आपको एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस्ड EMF इन द कॉइल ऑफ द जनरेटर जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो अब हम हैं एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस्ड EMF, मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल N है, एरिया ऑफ द कॉइल A है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। तो मैंने यहाँ पे ले लिया एरिया ऑफ द कॉइल, ये एरिया ऑफ द कॉइल A लिया। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इसके ऊपर जो हैं वो N है, किस एंगुलर स्पीड के साथ ये रोटेट कर रहा है, ओमेगा। तो एंगुलर रोटेशन इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू रहता है ओमेगा इंटू टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर स्पीड इंटू टाइम। ओके, ये हो गया। अब मान लो जो कॉइल है, ये कॉइल है, इसका नॉर्मल जो है ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, इस ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्मल टू द आर्मेचर ऑफ द कॉइल है। नॉर्मल और जो मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है थीटा, और थीटा इज इक्वल टू है ओमेगा इंटू टी। ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड विच दिस कॉइल रोटेट्स विद इन द मैग्नेटिक फील्ड एट टाइम टी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो होता है बी, अभी चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है तो इधर आ जाएगा B.A विच इज इक्वल टू BA कॉस थीटा, थीटा आ गया ओमेगा टी। दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए सिंगल टर्न। आपके पास है टोटल n टर्न्स, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्न से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सिंगल टर्न को मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम लगाएंगे फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन विच इट सेज दैट इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस इक्वल टू द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स हमने इसमें डाला, ये आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। नेगेटिव मीन्स द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड EMF इज ऑपोजिट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। कॉस की डिफरेंशिएशन आ जाएगी माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी की ओमेगा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस, ये इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हो गया।
एन बी ओमेगा को हम मान लेंगे एप्सिलॉन नॉट या ई नॉट। तो ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस है, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट या ई नॉट जो है वो पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो इस तरह से आपने एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल ली। नेक्स्ट इसमें है, अगर टी टाइम पीरियड है ड्यूरेशन ऑफ द कॉइल में, तो किन वैल्यूज ऑफ द टी ने ईएमएफ जनरेटर जो है वो ईएमएफ जनरेटर इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए देखो जो ईएमएफ, अब हम हैं यहाँ पे थर्ड पार्ट पे, वैल्यूज ऑफ टाइम टी इनसाइड ए साइकिल वेयर ईएमएफ इज मैक्सिमम। अब अभी अभी हमने निकाला इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का फॉर्मूला, तो आपको चाहिए ये मैक्सिमम। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड अगर आपको मैक्सिमम चाहिए, तो ये तो पीक वैल्यू है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है प्लस या -1। प्लस और -1 इस द डायरेक्शन के लिए हम ले लेंगे। तो इसका मतलब साइन ओमेगा टी को मुझे प्लस या -1 करना पड़ेगा। तो एक पूरी टाइम साइकिल मतलब 0 से पूरा टाइम पीरियड हमने ले लिया, उसके बीच में साइन ओमेगा टी की दो वैल्यूज हैं, या +1 है या -1 है। साइन की वैल्यू 1 कब होती है, जब साइन 90 होता है इधर। ये आ जाएगा आपका π/2। तो ओमेगा टी आ गया π/2। ओमेगा 2 π/t इंटू टी, इसमें दिस गेट्स कैंसिल, पाई पाई कैंसिल हो गया। टी इज इक्वल टू आ गया आपका, टाइम इज इक्वल टू आ गया T/4। तो 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड में एक बार आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ईएमएफ मिलेगी। अब नेगेटिव साइन की वैल्यू -1, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में जाके नेगेटिव है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन को हम लिख लेंगे साइन पाई प्लस पाई -2, साइन 3/2 आ गया। ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन 3 पाई/2 हो जाएगा। ओमेगा की वैल्यू डाल ली। ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड विच इज द एंगुलर जो सरकमफ्रेंस है डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ओमेगा इज इक्वल टू रहता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय द टाइम। अब पूरे एक रेवोल्यूशन के लिए ये होता है 2 पाई 360 डिग्री, और टी हो जाएगा टाइम पीरियड। तो 2 पाई/टी यहाँ डालना, इस पाई पाई कैंसिल हो गया, टी इज इक्वल टू आ गया 3 पाई/4। इसका मतलब ईएमएफ जो है विद इन अ सिंगल साइकिल जो है दो टाइम्स पे, एक 1/4 और एक 3/4 ऑफ द टाइम पीरियड पे मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, इट रीच इज मैक्सिमम twice in a single cycle at times. So t is equal to 2 pi/4 and t is equal to 3t/4. Okay, so this was from electromagnetic induction and alternating currents में से ये क्वेश्चन जो है इट वाज ऑफ 5 मार्क्स। तो मुझे लगता है ये 2 नंबर का था, और ये दोनों जो हैं ये 1.5 and 1.5 मार्क्स के हैं। So this was total for 5 marks. Thank you for watching.